नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टेस्ट सीरीज। केंद्रीय विधानसभा निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ है या हुए हैं? 1926, 37, 45। एक सही है, बीसी सही है, एसी सही है, एबीसी सही है, तीनों सही है। देखिए ये 37 नहीं है और 35 होता तो ठीक था। 1926 और 45 ये इसका सही आंसर है और 1919 के तहत होता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं कैसे आपको समझ आ जाएगा। केंद्रीय विधानसभा का गठन भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुआ। केंद्रीय विधानसभा और इस अधिनियम के जरिए भारत में पहली बार द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना हुई थी, जो दो सदनों की, अर्थात जो प्रधान जो लोकल स्तर पर जो विधानमंडल है, केंद्रीय स्तर पर जो आज के समय राज्यसभा है, सॉरी लोकसभा है। ये उस समय राज्यसभा लोकसभा नहीं हुआ करती थी, उस समय केंद्रीय विधानमंडल हुआ करते थे, जिन्हें और इंपीरियल विधानसभा भी कहा जाता था। और विधानसभा के पहले अध्यक्ष फ्रेडरिक वाइट थे और इसके दूसरे अध्यक्ष स्वराज पार्टी के विठल भाई पटेल थे। केंद्रीय विधानसभा के लिए 145 सदस्य की नियुक्ति की गई थी और इनमें से 41 सदस्य मनोनीत हुए थे, 104 सदस्य चुने गए थे। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 3 साल तक होता था। भारत की आजादी के बाद 14 अगस्त 1947 को केंद्रीय विधानसभा को भंग कर दिया। इसके बाद भारतीय संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा का गठन किया गया। गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया किसने लिखी थी? नवाब अली, अच्युत पटवर्धन और श्रीमन नारायण अग्रवाल या हुमायूं कबीर। चलिए इसका आंसर देते हैं। श्रीमन नारायण अग्रवाल इसके सही आंसर है। गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया इन्होंने लिखी थी। चलिए मैं क्या देखते हैं। यह पुस्तक संविधान निर्माण के 6 माह पूर्व प्रकाशित की गई थी, जिसका विषय था स्वतंत्र भारत के लिए गांधी का संविधान। इसकी भूमिका स्वयं महात्मा गांधी ने लिखी थी। गांधी ऑफ इंडिया, इसमें क्या क्या लिखा था आप इसको पढ़ेंगे तो सब समझ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। कौन सा इसका सही आंसर है? 1, 2, 3, 4 या सभी? 1, 4, 1, 2, 2, 3 या 1, 2, 3, 4? चलिए आंसर देखते हैं। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये सही बात है। वयस्क मताधिकार आधारित नहीं थी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ था। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष क्या होता है? प्रत्यक्ष में संविधान के लोगों द्वारा ही, जो सभी पार्टियों द्वारा ही चुन लिया जाता है। प्रत्यक्ष चुनाव जनता द्वारा वोटिंग की जाती है, जो कि और जो विधान में बैठे लोग हैं उन्हीं के द्वारा तय कर लिया जाता है, तो वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो ये गलत हो गया। बहुदलीय संरचना नहीं थी, ये गलत है। बहुदलीय संरचना थी, उसमें सभी दल मौजूद थे। ये कई समितियां के माध्यम से कार्यरत थी, ये सही बात है। कई समितियां के माध्यम से कार्यरत थी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका ए और डी इसका पहला इसका सही आंसर है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होते हैं? इसमें मतदाता सीधे अपने प्रतिनिधियों को चुनाव करते हैं। उदाहरण के लिए भारत के में लोकसभा चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, जहां मतदाता सीधे अपने सांसदों का चुनाव करते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होते हैं? इसमें मतदाता सीधे अपने प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं करते, बल्कि वे प्रतिनिधि चुनते हैं जो फिर अन्य प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। उदाहरण के लिए भारत के राज्यसभा के चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। जैसे कि अपन सांसद और एमपी एमएलए जो भी चुनते हैं, तो वो राज्यसभा में बैठते हैं, लोकसभा में बैठते हैं, जो कि राज्यसभा के लिए राज्यसभा में जो चुनाव करते हैं। जैसे कि राजस्थान में मुख्यमंत्री और उनके सहयोगी दलों, जो कि गठबंधन की सरकार है या फिर अकेले सरकार है, वो जो विधायक है वो वोट डालते हैं
किनके लिए? राज्यसभा के सदस्यों के लिए। फिर हर राज्यों से राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं, किसी में 6, किसी में 7, किसी में 8, जनसंख्या के आधार पर उनका चुनाव होता है। यह अप्रत्यक्ष चुनाव है। अप्रत्यक्ष चुनाव को आप ये समझिए कि जैसे राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव है और विधायकों का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव, जो कि जनता द्वारा सीधे भागीदारी दी जाती है। संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया था। संविधान सभा ने गठन 1946 में चुनाव हुए थे। गठन के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 46 में हुई थी और संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद चुने गए। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान सभा ने देश में सभी को समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित करने का काम किया। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। संविधान सभा ने अपनी 1949 में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में से भारत की सदस्यता को मंजूरी दी थी। 11 सत्र आयोजित किए गए थे और 165 दिन लगे थे इसमें। सत्रों के बीच विभिन्न समितियों और उप समितियों का मसौदेवादी सुधारने का काम करती थी। तो इस वजह से बहुदलीय संरचना नहीं थी, ये गलत हो गया। बहुदलीय संरचना थी और समितियों का कई समितियां इसमें कार्यरत थी। अगला क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकार द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे। स्थापित किया गया 15 संविधान संशोधन द्वारा 16 द्वारा 17 द्वारा 18। देखिए इसका सही आंसर 15 संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1992 में हुआ था, लेकिन 1963 में हुआ था। 92 में नहीं, 1963 में इसका आंसर है। चलिए व्याख्या देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने के लिए अनुच्छेद 217 में संशोधन करने का प्रस्ताव। और जब सर्वोच्च न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सही आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो प्रश्न निर्णय राष्ट्रपति द्वारा किया जाना होता है। भारत के संविधान के 15 संविधान संशोधन द्वारा 1966 में पारित हुआ था। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाना था। इसके प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष ही रखी गई। अन्य प्रावधान जैसे कि न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण से संबंधित प्रावधान भी इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन, मूल अधिकार से संबंधित निम्नांकित निर्णयों का सही कालानुक्रम चुनिए। गोलकनाथ पंजाब बनाम राज्य, केशवानंद भारती मामला, मिनर्वा मिल्स मामला, ए.के. गोपालन और मद्रास राज्य। तो इसका सही आंसर ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य, ये सबसे पहले हुआ था। उसके बाद गोलकनाथ मामला और बनाम पंजाब राज्य, उसके बाद केशवानंद भारती जो कि 73 में, ये काफी फेमस मामला। ये मूल अधिकारों से संबंधित, मूल ढांचे से संबंधित व्याख्या इसने की थी, परंतु आज भी मूल ढांचे से संबंधित प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। इस सर्वोच्च न्यायालय तय करता है कि मूल ढांचा आखिर है क्या। और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत। चलिए व्याख्या देखते हैं कब कब हुए थे और इनका कारण। ए.के. गोपालन 1950, गोलकनाथ मामला 1967, 73 में केशवानंद भारती मामला, मिनर्वा मिल्स 1980 का मामला। गोलकनाथ में क्या हुआ था? गोलकनाथ में यह प्रमुख संवैधानिक मुकदमा था जो 63 में भारतीय न्यायालय में आया था। इस मामले में गोलकनाथ से जुड़े एक से संवैधानिक अधिकारों के संवैधानिक अधिकार जो कि संविधान बनते वक्त संविधान सभा द्वारा घोषित किए गए थे, जैसे कि मूल अधिकार और डीपीएसपी, इनमें अधिकार जोड़े जा सकते हैं, परंतु मूल ढांचा जो इनकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हटाया नहीं जा सकता। इसमें जोड़ा या कुछ बढ़ाए जा सकते हैं समय अनुसार, परंतु इनको हटाया नहीं जा, बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। इस मामले में न्यायालय ने निर्णय लिया कि संसद को संविधान में बदलाव करने का अधिकार है, लेकिन कुछ बुनियादी अधिकारों, बेसिक राइट्स और किसी प्रकार के संशोधन नहीं किया जा सकता। ये 67 में हुआ था, बाद में इसे केशवानंद भारती द्वारा कैंसिल कर दिया गया। और मिनर्वा मिल्स 1980 सुप्रीम कोर्ट में आया था
और एक एक होगा, इसको पोस्ट करके आप पढ़ लीजिएगा प्रॉपर तरीके से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण समिति 1976 के सदस्य रहे? ए आर अंतुल्य, एस एस रे और हरिदेव वर्षी और सी एस एम स्टीफन सदस्य रहे। देखिए इसका सही आंसर देते हैं, ए आर अंतुल्य ये सही आंसर है, एस एस रे ये भी सही है, हरिदेव जोशी नहीं, ये नहीं थे स्वर्ण समिति में 76 में, और सी एम स्टीफन ये भी थे। चलिए कौन कौन थे ये सारे देखते हैं। सदा स्वर्ण समिति अध्यक्ष एस एस रे, वी एन गोडगिल, बी एन बनर्जी, दिनेश गोस्वामी, डीपी सिंह और सी एम स्टीफन, एच आर गोखले, रजनी पटेल, वी ए सईद मोहम्मद, ए आर अंतुल्य, बसंत साठे इनमें शामिल थे। इंदिरा गांधी ने अतीत में हुई कुछ घटनाओं के आधार पर शोध करने के लिए इस समितियों का गठन किया गया। इस समितियों की सिफारिश की थी कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों को अलग खंड में शामिल किया जाए। स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिशों पर 1976 में संविधान में 11 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, 11 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, जो कि 51वें अनुच्छेद में जोड़ा गया था, और 42वें संविधान संशोधन द्वारा जरिए इन्हें जोड़ा गया था। ये मौलिक कर्तव्य मुख्य रूप से सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, 240 एक क में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और 240 एक ख में लक्षद्वीप, और 240 एक ग में पांडिचेरी, 240 एक घ में दमन एवं दीव। देखिए 240 एक क में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये सही है। दूसरा 240 एक ख में लक्षद्वीप ये भी सही है। 240 एक ग में पांडिचेरी ये गलत है, और 240 एक ग में दमन एवं दीव ये भी सही है, अर्थात सही सुमेलित नहीं है, तो तीसरा सही आंसर होगा। चलिए इसकी व्याख्या लिखते हैं। 240 आखिर है क्या? महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और प्रावधान बात करता है, और इसके संबंध में यूनियन के तहत दर्जा नहीं है, जिनके पास राज्य का दर्जा नहीं है, जैसे कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दमन और दीव। अनुच्छेद 240 का उद्देश्य क्या है? संघ और राज्य क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान और राष्ट्रपति का आदेश, राष्ट्रपति संविधान के में संशोधन की शक्ति, जैसे कि साधारण उदाहरण स्वरूप चंडीगढ़ जैसे संघ राज्य क्षेत्र में राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से कई विशेष कानूनी प्रावधान लागू किए गए हैं, जो स्थानीय प्रशासन के संचालन के लिए आवश्यक होते हैं। इसी प्रकार लक्षद्वीप और अन्य छोटे संघ राज्य क्षेत्रों में भी ऐसे प्रावधान लागू होते हैं, जो राज्य स्तर पर लागू नहीं हो सकते, क्योंकि ये क्षेत्र स्वतंत्र राज्य नहीं है। 240 के उन क्षेत्रों को कानूनी प्रावधानों को स्थापित करने की शक्ति देता है जो संघ के हिस्से है, लेकिन जो पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं रखते। और 240 एक क्रम में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र और एक के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह संघ राज्य क्षेत्रों के कानून जो बनाने का संबंध विनिमय जारी कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति उन क्षेत्रों को स्थानीय कानून संस्कृति मुद्दों को ध्यान रखते हुए कानून बना सकते हैं, जिससे उन क्षेत्रों में स्थिरता और विकास सुनिश्चित हो सके। विशेष प्रावधान और 240 में राष्ट्रपति के कानून के पालन करने का अनिवार्य होता है। थैंक यू।